स्वागत। आज हम कंप्यूटर की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास ना कंप्यूटर से जुड़े सवालों और जवाबों की एक अच्छी खासी लिस्ट है। कोशिश ये रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की और दिलचस्प बातें हैं उन्हें निकालें, समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा आम सा सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? हाँ, ये सवाल तो अक्सर आता है और जवाब है चार्ल्स बैबेज। और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन सोचा था वो असल में पूरी तरह मैकेनिकल था। मतलब बिजली से नहीं चलता था वो। अरे, मैकेनिकल? हाँ, पर उसका जो डिजाइन था ना वो कमाल था। उसमें प्रोग्रामिंग का अलग अलग काम करने का आइडिया था। यही चीज आज के कंप्यूटर का बेस बनी। हालांकि वो उसे पूरा बना नहीं पाए थे, पर सोच बहुत आगे की थी। क्या बात है। मतलब उस जमाने में ही आज के कंप्यूटर की नींव पड़ रही थी। और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो वाकई चला, वो था एनियक। बहुत ही बड़ी मशीन थी, हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे उसमें। इसे ही पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर मानते हैं। पर गिनती करने के लिए इंसान ने जो सबसे पहला यंत्र यूज किया वो तो बहुत पुराना है, एबेकस। हाँ, वो तो आज भी कहीं कहीं दिखता है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की जब बात होती है तो चार्ल्स बैबेज के अलावा और कौन लोग जरूरी हैं? बिल्कुल, और भी कई नाम हैं, जैसे एलन ट्यूरिंग। अच्छा, इन्हें कंप्यूटर साइंस का पितामह कहते हैं। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का आप कह सकती हैं आधार है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, उसके जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। ये वो लोग हैं जिनकी सोच ने आज की टेक्नोलॉजी को दिशा दी है। टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो सुपर कंप्यूटर भी आते हैं दिमाग में। पहला कब बना था? पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1। ये 70 के दशक के मध्य में आया था। लिस्ट में 1979 लिखा है, शायद वो किसी खास मॉडल या जब वो ज्यादा मिलने लगा उसकी बात हो। ये मशीनें खास तौर पर वैज्ञानिक कामों के लिए, मुश्किल गणनाओं के लिए बनी थी। कंप्यूटरों का विकास ना पीढ़ियों में देखा जाता है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स थे। हाँ, मैंने सुना है वो बहुत बड़े होते थे और गर्मी भी बहुत छोड़ देते थे और खराब भी जल्दी होते थे ना? बिल्कुल, इसीलिए कंप्यूटर बहुत बड़े, बहुत महंगे थे। फिर आई दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर के साथ, और तीसरी पीढ़ी में हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार, आईसीज कहते हैं जिन्हें। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब वो छोटी सी चिप जिस पर ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। ये बनती किससे है? हाँ, आईसीज बनते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है ना, इसी की वजह से छोटे और शक्तिशाली सर्किट बनाना मुमकिन हुआ। कंप्यूटर छोटे हो गए, सस्ते हो गए और भरोसेमंद भी। फिर आई चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसमें तो पूरा सीपीयू ही एक चिप पर आ गया। इसी से पर्सनल कंप्यूटर का जमाना शुरू हुआ। वाकई कमाल का सफर आए। और कोई खास आविष्कार इसी दौरान? अरे हाँ, बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर माउस, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था इसे। जरा सोचिए, आज माउस के बिना ग्राफिकल इंटरफेस वाले कंप्यूटर्स कैसे चलाते हम? पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8 और पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। इसी ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी थी। चलिए अब जरा हार्डवेयर के अंदर चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग, ये तो सब जानते होंगे। हाँ, वो है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, सारी गणनाएं करता है। जैसे हमारा दिमाग है वैसे कंप्यूटर का CPU। और ये CPU जिस मेन बोर्ड पर लगता है उसे कहते हैं मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर का कह लीजिए नर्वस सिस्टम है। सारे कंपोनेंट इसी से जुड़ते हैं। और मेमोरी, रैम और रोम, ये नाम बहुत सुनते हैं। क्या फर्क है इनमें? दोनों ही मेन मेमोरी का हिस्सा है, पर काम और नेचर बिल्कुल अलग है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो जगह है जहां कंप्यूटर उस वक्त चल रहे प्रोग्राम और डेटा रखता है ताकि CPU जल्दी से एक्सेस कर सके। पर ये टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल कहते हैं इसे। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद, हाँ, बिजली गई तो सब गायब। इसीलिए सेव करना जरूरी है। बिल्कुल, रैम का सारा डेटा उड़ जाता है। दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जरूरी इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसका डेटा बिजली जाने पर भी बना रहता है और इसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए रीड ओनली। तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज का मतलब ही है कि पावर जाने पर भी डेटा सेफ रहे, जैसे हार्ड डिस्क, SSD वगैरह। इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और हार्डवेयर का मतलब तो पता ही है, कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। अच्छा, CPU के अंदर भी कुछ खास हिस्से होते हैं?
जैसे ये ALU। हाँ, सीपीयू के मुख्य हिस्सों में से एक है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा नाम है, ये हिस्सा सारी गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ना, घटाना और तार्किक ऑपरेशन यानी लॉजिकल काम करता है। और ये जो बाहर से जोड़ते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। हाँ, ये पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर से बाहर से कनेक्ट होते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी अक्सर DPI में मापते हैं, डॉट्स पर इंच। जितने ज़्यादा डॉट्स उतनी अच्छी क्वालिटी। मॉनिटर का साइज तिरछा नापा जाता है, डायगनली, एक कोने से दूसरे कोने तक। मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और कंप्यूटर को हम जानकारी कैसे देते हैं? इनपुट डिवाइसेस से। बिल्कुल। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। कीबोर्ड टेक्स्ट और नंबर डालने का सबसे आम तरीका है। कीबोर्ड पर कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। इन्हें मॉडिफाई कीज कहते हैं। ये दूसरी कीज के साथ मिलकर उनका काम बदल देती हैं। माउस तो है ही, और कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर है जो फोटो और टेक्स्ट दोनों को डिजिटल बना देता है। गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक होती है। और एक खास डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बैंकों में चेक पर जो खास स्याही से नंबर लिखे होते हैं ना, उन्हें पढ़ने के काम आता है। अच्छा, और जब कंप्यूटर हमें कुछ दिखाता है या प्रिंट करता है तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। सही पकड़ा। आउटपुट डिवाइस प्रोसेस किए हुए डेटा को हमारे समझने लायक फॉर्मेट में दिखाते हैं। जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है, प्रिंटर कागज पर छापता है, एक प्लॉटर भी होता है जो बड़े नक्शे वगैरह प्रिंट करता है। ये सब आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की कुछ और कीज भी थी लिस्ट में, न्यूमेरिक कीज। हाँ, कीबोर्ड के दाईं तरफ जो नंबर वाला पैड होता है ना, 0 से 9 तक, और गणित वाले निशान, वो न्यूमेरिक की पैड है। और कीज न्यूमेरिक कीज। होम की कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाती है। डिलीट की कर्सर के ठीक बाद वाला अक्षर मिटाती है। और टैब की वो अक्सर पैराग्राफ शुरू करते वक्त थोड़ा स्पेस देने, इंडेंट करने के काम आती है। ठीक है, तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात, कंप्यूटर का शरीर। पर इसको चलाता कौन है? यहाँ सॉफ्टवेयर आता है ना? बिल्कुल। सॉफ्टवेयर मतलब निर्देशों का एक सेट, प्रोग्राम भी कहते हैं इसे। यही प्रोग्राम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सिर्फ एक डिब्बा है। और अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई गलती, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में किसी गलती को बग कहते हैं। ये नाम एक मजेदार कहानी से आया है। पुराने जमाने के कंप्यूटर में सचमुच का कीड़ा घुस गया था, और अगर कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम चलते चलते एकदम से बंद हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो उसे क्रैश होना कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरह के होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को संभालता है, उसे ठीक से चलाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, जैसे विंडोज, मैकOS, लिनक्स। OS ही हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का पुल है। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सब यही देखता है। बाकी सॉफ्टवेयर इसी के ऊपर चलते हैं। और दूसरा टाइप? दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम आप किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हिसाब किताब के लिए एक्सेल, प्रेजेंटेशन के लिए पावरपॉइंट, या इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करते हैं, डेटा। कंप्यूटर की भाषा में डेटा का क्या मतलब है? कंप्यूटर के लिए डेटा मतलब कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना जिसे प्रोसेस किया जा सके। ये टेक्स्ट हो सकता है, नंबर, फोटो, आवाज, कुछ भी। और इसे मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट, ये नाम कैसे पड़ा? बिट असल में बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। बाइनरी मतलब 2। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। बिट इन्हीं में से एक को दिखाता है। कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है ऑफ या करंट नहीं है, और 1 का मतलब ऑन या करंट है। इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से सारी जानकारी बनती है। अच्छा, और बिट से बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, निबल, बाइट? हाँ, 4 बिट्स मिलकर बनाते हैं एक निबल, और 8 बिट मिलकर बनाते हैं एक बाइट। बाइट स्टोरेज की आम यूनिट है। जैसे एक अक्षर स्टोर करने में आमतौर पर 1 बाइट लगता है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ भी बिट्स में मापते हैं।
ये बताता है कि प्रोसेसर एक बार में कितने बिट डेटा उठा सकता है। 32 बिट या 64 बिट प्रोसेसर होते हैं ना। और स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे हम जीबी की बात करते हैं। जीबी मतलब गीगाबाइट। 1 जीबी में करीब करीब 1 अरब बाइट्स होते हैं। ये दिखाता है कि हम कितना डेटा रख सकते हैं, कितनी फिल्में, गाने, डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेसर का काम ही यही है, इस कच्चे डेटा को लेना, उसे प्रोसेस करना और काम की जानकारी में बदलना। प्रोग्रामिंग में फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम का भी नाम आता है। ये क्या भला है? देखिए, जब कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है ना, तो पहले उसका लॉजिक बनाना पड़ता है। एल्गोरिदम क्या है? वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप निर्देश हैं। और फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिदम का एक, कह लीजिए, तस्वीरी रूप है, चित्र जैसा, जिसमें अलग अलग सिंबल से दिखाते हैं कि प्रोग्राम कैसे चलेगा। ये लॉजिक समझने समझाने में मदद करते हैं। बड़ा दिलचस्प है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसने दुनिया ही बदल दी, इंटरनेट। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ये दुनिया भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा जाल है जो आपस में बात कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, क्या वो इंटरनेट ही है? नहीं, ये अलग है पर जुड़े हुए हैं। इंटरनेट तो वो फिजिकल नेटवर्क है, वो जाल। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW उस जाल पर जानकारी शेयर करने का एक तरीका है। इसमें वेब पेज, वेबसाइट, लिंक वगैरह आते हैं। WWW को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। WWW एक खास नियम या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? वो था ARPANET। अमेरिका के रक्षा विभाग ने शुरू किया था 60 के दशक में। यही इंटरनेट का पुरखा माना जाता है। वेब चलाने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। ब्राउज़र ही हमें वेब पेज देखने और उन पर कुछ करने देता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक पता होता है, जिसे URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो मेन पेज खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। वेब पेजों पर अक्सर टेक्स्ट या फोटो पर क्लिक करने से दूसरा पेज खुल जाता है। इन्हें हाइपरलिंक कहते हैं। यही लिंक्स वेब को आपस में जोड़ते हैं। ईमेल भी तो इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट पर मैसेज भेजने पाने का तरीका। आजकल फालतू के ईमेल भी बहुत आते हैं, उन्हें स्पैम कहते हैं। ईमेल भेजने और पाने का काम पर्दे के पीछे ईमेल सर्वर करते हैं। और जब हम इंटरनेट पर लिखकर लाइव बात करते हैं, वो चैटिंग कहलाती है। भारत में इंटरनेट कब आया? भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट सर्विस 14 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। इसे सबसे पहले VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने शुरू किया था। वैसे इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी और विंडसर्फ को अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाने में बड़ा रोल निभाया था। ये नेटवर्किंग के शब्द वाईफाई, लैन, वैन, इनका क्या मतलब है? वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी, बिना तार के डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने की टेक्नोलॉजी। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन पर भेजने लायक एनालॉग सिग्नल में बदलता है और वापस आने वाले एनालॉग को डिजिटल में। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटे एरिया जैसे घर या ऑफिस के कंप्यूटरों को जोड़ता है। और मैन और वैन? मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक शहर जितने बड़े एरिया को कवर करता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़े इलाके जैसे देश या महाद्वीप को जोड़ता है। इंटरनेट खुद एक बहुत बड़ा वैन है। वैन में अक्सर सैटेलाइट का भी इस्तेमाल होता है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ही है डिवाइस के बीच जानकारी का लेन देन, और इसकी स्पीड मापते हैं बिट्स प्रति सेकंड में। आपने प्रोटोकॉल का जिक्र किया था, ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल मतलब नियमों का एक सेट। ये तय करते हैं कि नेटवर्क पर डिवाइस एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, डेटा कैसे भेजेंगे, कैसे रिसीव करेंगे। बिना नियम के तो बातचीत हो ही नहीं सकती है ना। इंटरनेट के 2 सबसे ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और देखता है कि सब सही सलामत पहुंचे। IP उन टुकड़ों को सही पते तक पहुंचाता है। आजकल IPv6 एड्रेस इस्तेमाल होते हैं जो 128 बिट के होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। नेटवर्क पर सेफ्टी भी तो जरूरी है। फायरवॉल क्या काम करता है? फायरवॉल एक तरह की सुरक्षा दीवार है। ये आपके कंप्यूटर या नेटवर्क
और बाहरी इंटरनेट के बीच खड़ा होता है और बिना इजाज़त के एक्सेस रोकने की कोशिश करता है। ऑथेंटिकेशन वो तरीका है जिससे पक्का होता है कि आप वही यूज़र हैं जो आप कह रहे हैं, जैसे पासवर्ड डालकर या फिंगरप्रिंट से। और जब हम इंटरनेट पर सामान खरीदते बेचते हैं, उसे ई-कॉमर्स कहते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं उन भाषाओं की जिनमें सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं। साइंटिफिक कामों के लिए कौन सी भाषा ज्यादा चलती थी पहले? शुरुआती दिनों में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कामों के लिए फोर्ट्रैन भाषा बहुत चलती थी। फोर्ट्रैन, इसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो इसके काम को ही बताता है। और आजकल इंटरनेट और वेब के लिए कौन सी भाषा खास है? इंटरनेट और वेब एप्लीकेशंस के लिए जावा बहुत इस्तेमाल होती है। इसे सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाया था, जो अब ओरेकल का हिस्सा है। जावा की खासियत है कि इसका कोड अलग-अलग तरह के कंप्यूटर पर चल जाता है। ये फोर्ट्रैन, जावा वगैरह हाई लेवल भाषाएं कहलाती हैं। हाँ, ये हाई लेवल भाषाएं हैं। इनमें सी, बेसिक, कोबॉल भी आती हैं। ये भाषाएं हमारी बोलचाल की भाषा जैसे अंग्रेजी के ज़्यादा करीब होती हैं, इसलिए इन्हें सीखना और यूज़ करना आसान होता है। कोबॉल खास तौर पर बिजनेस कामों के लिए बनी थी और इसकी कमांड्स अंग्रेजी जैसी होती हैं। बेसिक को अक्सर प्रोग्रामिंग सीखने की पहली सीढ़ी माना जाता था, नींव का पत्थर कहते हैं इसे। 1964 में जॉन जी कैमिनी ने इसे बनाया था। लेकिन कंप्यूटर तो शायद ये भाषाएं सीधे नहीं समझते। सही कहा आपने, कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन भाषा समझते हैं, मशीन लैंग्वेज, जो बस 0 और 1 से बनी होती है। उसे समझना और लिखना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए हाई लेवल भाषाएं बनी। सबसे पहले प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में ही होती थी। तो हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता? ये काम 2 तरह पे प्रोग्राम करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर मशीन कोड में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक-एक लाइन को पढ़ता है, बदलता है और तुरंत चलाता है। वैसे इतिहास में जाएं तो पहला प्रोग्रामर होने का क्रेडिट अक्सर लेडी एडा लवलेस को दिया जाता है। उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए नोट्स लिखे थे। चलिए अब आखिर में फाइलों, स्टोरेज और सुरक्षा पर कुछ जरूरी बातें। जब हम बहुत सारी मिलती-जुलती फाइलें एक जगह रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? जानकारी या फाइलों के ऐसे कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं, और हम फाइल को जो नाम देते हैं पहचानने के लिए, वो फाइल नेम कहलाता है। डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट क्या है? और कट, कॉपी, पेस्ट जैसे काम किस मेन्यू में मिलते हैं? ज्यादातर सॉफ्टवेयर में सेव करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+S, और कट, कॉपी, पेस्ट जैसे एडिटिंग वाले काम आमतौर पर एडिट मेन्यू में मिलते हैं। किसी फाइल में कुछ बदलना एडिटिंग कहलाता है। अगर कोई फाइल डिलीट कर दें तो वो कहाँ जाती है? और हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट होने से पहले अक्सर रिसाइकिल बिन में जाती है। वहां से गलती से डिलीट हुई फाइल वापस लाई जा सकती है। हार्ड कॉपी मतलब किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंटेड रूप जो कागज पर छपा हो। फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उन्हें फोल्डर या डायरेक्टरी में रखते हैं। और सीडी, जिसे पहले बहुत यूज करते थे, उससे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। और अंत में कंप्यूटर सुरक्षा। वायरस का नाम तो सबने सुना है। क्या वायरस का कोई फुल फॉर्म भी है? हाँ, ये जानना मजेदार है। वायरस असल में एक एक्रोनिम है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, मतलब महत्वपूर्ण सूचना संसाधन खतरे में है। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो खुद को कॉपी करके फैलते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर नाम का था। वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था। और इनसे बचने के लिए एंटीवायरस होता है, वो क्या है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस, मेलवेयर और दूसरे खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। ये जाने पहचाने वायरस के सिग्नेचर यानी पहचान चिन्ह का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ता है और सिस्टम से हटाता या बेकार कर देता है। कुछ खास तरह के वायरस भी होते हैं, जैसे मैक्रो वायरस, जो वर्ड या एक्सेल जैसी एप्लीकेशन फाइलों के जरिए फैलते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े कुछ बुनियादी और ज़रूरी तथ्यों की हमारी पड़ताल। इतिहास से लेकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग और सुरक्षा तक हमने कई पहलुओं को छुआ। ये सूची वाकई जानकारी का खजाना है। बिल्कुल, ये सारे तथ्य मिलकर उस तकनीक की नींव बनाते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये समझना कि रैम क्यों टेम्परेरी है, रोम क्यों परमानेंट है, या इंटरनेट सिर्फ www नहीं है, या वायरस का भी एक फुल फॉर्म है, ये छोटी छोटी बातें हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर समझने में मदद करती हैं। ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स है। सही कहा। और ये सब देखकर एक ख्याल आता है,
हमने एआई के जनक जॉन मैकार्थी का जिक्र किया था। कैसे इन बुनियादी चीज़ों बिट्स, बाइट्स, प्रोसेसर, मेमोरी, नेटवर्क ने मिलकर आज एआई जैसी इतनी ताकतवर तकनीक को जन्म दिया है। आगे चलकर कंप्यूटर से जुड़े कौन से नए सिद्धांत या तथ्य हमारे ज्ञान का हिस्सा बनेंगे? आज से 50 साल बाद कंप्यूटर जागरूकता का मतलब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना?